और सबसे पहले बात करेंगे हाथरस मामले की। हाथरस मामले की जांच में एसआईटी जुटी है। जराये के मुताबिक इब्तिदाई जांच में अफसरों की लापरवाही की बात सामने आई है। इस मामले की एसआईटी रेप और ऑनर किलिंग के एंगल से भी जांच करेगी। टीम इस सिलसिले में गांव वालों से भी पूछताछ कर सकती है। इस बीच हाथरस में सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त है। गांव को जाने वाले हर रास्ते पर पुलिस भारी तादाद में तैनात है। हत्या के मीडिया को भी अंदर जाने और मुतासिरीन से मिलने से रोक दिया गया है। हाथरस पूरे मामले में अब पीड़िता के जो गांव है उसको पूरी तरह अब छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लगातार गांव के हर चप्पे पर इतनी पुलिस फोर्स तैनात है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। सुमित हमारे साथ हैं, लगातार इस मामले को कवर कर रहे हैं। सुमित, जिस तरह से पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है, अगर गांव का मुख्य रास्ता कहें या अन्य पीछे के किसी और रास्ते कहें, सबको बंद कर दिया है। किस तरह से आप देख रहे हैं इस पूरे मामले को? देखिए, ये पवन, मैं आपको बता दूं, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि बाहर पूरी तरह से बैरिकेडिंग लगाई गई है, पीएससी तैनात की गई है, आसपास के जनपदों की काफी सारी फोर्स लगाई गई है। पूरी तरह से अंदर जाने के लिए मीडिया को कल से ही बैन कर दिया गया था। तो अभी हम जो जाने का जो रास्ता है, बिल्कुल ये गांव के अंदर जाने का रास्ता है और अभी बिल्कुल बंद कर दिया है। जैसे आप देख सकते हैं कि यहां से भी अंदर मीडिया को जाने की अनुमति नहीं है। पूरी तरह यहां पुलिस बल तैनात है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। उनका साफ कहना है कि ऊपर से प्रशासन के आदेश हैं, आप अंदर नहीं जाएंगे। जिस तरह से क्यों नहीं जा सकते हैं अंदर, क्यों नहीं जा सकते हैं, क्या है? अधिकारी का आदेश है, सबकी एंट्री बंद है। किस का आदेश है? क्यों मना कर रहे हैं लोग? डीएम साहब ने मना किया या कप्तान साहब ने मना किया? किसने मना किया? सभी अधिकारियों ने किया है। अब आप देख सकते हैं कि साफ इनका कहना है कि किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। चाहे पूरी तरफ से गांव को बिल्कुल छावनी में तब्दील कर दिया है। किसी भी व्यक्ति को, मीडिया को, क्योंकि जिस तरह से लगातार वीडियो वायरल हुए अंदर से एसआईटी की जांच के बाद में, उसके बाद में तमाम जो डीएम जो है वो एसपी से वो परिवार वालों से बात करते, उनके बाद वीडियो वायरल हुए, तो इसके बाद में किसी को भी अंदर जाने की अनुमति बिल्कुल नहीं है। हमारे यहाँ सहयोगी सुमित हैं, वो लगातार यहाँ आते जाते रहते हैं, बात करते रहते हैं। सुमित, कभी ऐसा माहौल देखा आपने? देखिए, आज से मैं जब से यहाँ पत्रकारिता करता हूँ, मैंने आज पहली बार ये पुलिस की ऐसी घटना देखी है कि पुलिस ने मीडिया को बैन कर दिया है पूरी तरह से। पत्रकारों को पूरी तरह से परिवार से बात नहीं करने दी जा रही है किसी भी तरह से। कल जो वीडियो वायरल हुई थी जिलाधिकारी की, उसके बाद से लगातार ये चीजें सामने आ रही है कि जिलाधिकारी पीड़ित परिवार पर दबाव बना रहे थे। उसी के बाद मीडिया जब उनका सहयोग कर रही थी तो मीडिया को पूरी तरह से अंदर जाने के लिए बैन कर दिया था। उसके बाद भी कई वीडियो सामने आई है जिसमें बताया जा रहा है पीड़ित परिवार लगातार कह रहा है कि जिलाधिकारी हाथरस प्रवीण कुमार लक्ष्यकार हमको धमका रहे हैं, कह रहे हैं कि मीडिया आज है कल चली जाएगी, उसके बाद तो मैं हमारे साथ ही रहना है, हम भी बात से पलट जाएंगे, फिर देखते हैं कि तुम क्या कर सकते हो। तो आप देख सकते हैं कि पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है और किसी को भी अब गांव के अंदर जाने की अनुमति नहीं है। चारों तरफ हम इस समय जो गांव का पीछे वाला रास्ता है, जहां से दूसरे जो रास्ते हैं वहां से अंदर आ रहे हैं, लेकिन किसी को भी अंदर आने की अनुमति नहीं है। गांव के हर रास्ते पर, चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात है, किसी को भी अंदर जाने की अनुमति अब प्रशासन यहां नहीं दे रहा है। तो अब बिल्कुल यहां इस पूरे गांव को सील कर दिया है और मीडिया को भी अंदर परिवार से बात करने की अनुमति नहीं है। कैमरा पर्सन जगदीश प्रतीक के साथ पवन गौड़, निर्भय 3, हाथरस। और हाथरस मामले पर भीम आर्मी के लीडर चंद्रशेखर आजाद ने पीएम मोदी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने मामले पर पीएम मोदी की खामोशी पर सवाल उठाए। भारत के प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि दलितों को मत मारो, मुझे मार लो। चुनाव से पहले वो दलितों के पैर धोते हैं, वो नारा देते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। जिस उत्तर प्रदेश से वो चुनकर सदन में गए हैं, जब उसी उत्तर प्रदेश के हाथरस की बेटी के साथ हैवानियत होती है, उसकी हड्डियां तोड़ी जाती हैं, उसकी जीभ काट ली जाती है, उसके साथ रेप होता है, उसका कत्ल होता है, उसके शव को कचरे की तरह जलाया जाता है, उत्तर प्रदेश में मानवता शर्मसार होती है, उसके परिवार को बंधक बना लिया जाता है, प्रशासन द्वारा धमकियां दी जाती हैं, तब प्रधानमंत्री एक शब्द नहीं बोलते। ना प्रधानमंत्री को उस पीड़िता की चीखें सुनाई देती हैं, ना उसके परिवार की चीखें सुनाई देती हैं। कब तक आप चुप रहेंगे प्रधानमंत्री जी? हाथरस मामले में मीडिया वालों को गांव में जाने की इजाजत नहीं है। इसी दौरान घर का एक फर्द गांव के बाहर आता है और मीडिया को घर के हालात की जानकारी देता है। जी कुछ नहीं हो रही, बस उनका फोन छुड़ा लिया है और हमको किसी को लेकर नहीं दे रहे बाहर। फोन भी ले लिया आप लोगों से? फोन भी ले लिया है।
तो अभी कैसे आप लोग, मतलब आप क्या चाहते हैं, क्या कहा आपकी मतलब जो भाभी है, माँ ने क्या क्या बोला है? जी बोला था कि उनको बुला लाओ और हम उनसे बात करना चाहते हैं। आप भाभी माँ बात करना चाहती मीडिया से, तो पुलिस निकलने नहीं दे रही? निकलने नहीं। क्या कर रखा है पुलिस ने? पुलिस क्या कहाँ कैसे लगी है घर में? घेराबंदी कर रखी है चारों से, छत पे, गांव में, गली में, सब। तुम खेत के बगल में थे उस वक्त? फोनों को बंद करा दिया तुम्हारी इनको? डराया था हमको। क्या बोला था? फोन नहीं है, फोन तो छुड़ा लिया है, पहले कि किसी को बुला नहीं दे। सबके साथ फोन ले लिया क्या? हाँ तो सब। क्या आपकी माँ ने और भाभी ने क्या बोला कि मीडिया को बुला के लाओ? हाँ ने कहा था मीडिया को बुला के लेके आओ, हम उनसे बात करेंगे। आप यहाँ कैसे पहुँचे हो, कैसे आने दिया? खेतों में के आए हैं, छुपके नियार के बहाने। क्या नाम है तुम्हारा? आने नहीं दे रहे क्या? आने नहीं दे रहे किसी को। अच्छा, हमारे ताऊ भी आ रहे थे कि हम तो अपने आदमी को बुला के लेके आएंगे, हम तो मीडिया वालों को बुला के लेके आएंगे। पुलिस डीएम साहब धमकी दे रहे हैं वहाँ पे? उनको धमकी दे रहे हैं। उनको डीएम साहब क्या कह रहे हैं? उनकी छाती पे लात मारा, तो उनके दर्द हो रहा है। किसको छाती पे लात मारा? उनके किसने? डीएम साहब ने मारा। किसको? बेहोश हुए थे वो? ताऊ को मारा? कल ताऊ जी बेहोश हुए थे क्या? हाँ ताऊ बेहोश हो गए थे। तबीयत कैसे खराब हो गई थी फिर? ताऊ जी की तबीयत कैसे खराब हुई थी? उनकी छाती पे लात मार दिया था, फिर वो अपने आप बेहोश हो गए थे। तो कमरे में बंद भी किया था दो बच्चों को? कमरे में बंद कर दिया था सबको। ठीक है। और हाथरस मामले पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने यूपी हुकूमत के तर्ज अमल की सख्त नुक्ताचीनी की और कहा कि हम जमहूरी मुल्क में रह रहे हैं जहां अवाम ही सब कुछ होते हैं। अरबाब इक़्तिदार को यह कतई नहीं भूलना चाहिए कि वो सेवक है, मालिक नहीं। तो उन वहशियों ने उस बच्ची के साथ हद से ज़्यादा जाके उन्होंने उसके साथ वहशीपना किया और उसकी जान ले ली, उसकी अस्मिता छीन ली। और दूसरी तरफ उसके साथ जिस तरह से सत्ता पक्ष ने व्यवहार किया उस बच्ची के साथ, उसके पूरे परिवार के साथ। हिंदू धर्म में हम लोग कहते हैं, हमारे यहाँ रात को कभी भी अग्नि नहीं दी जाती है, लेकिन उसको रात को ही जला दिया गया। धर्म के, हमारी रीतियों के खिलाफ उसके परिवार को उसके अंतिम दर्शन तक नहीं करने दिए गए। उसके परिवार से बच्ची को छीन लिया गया। जिस तरह से देख सकते हैं किस तरह से हुमेंग चैन बना रखी है, पूरी तरह से अंदर जाने से मना कर रखा है। हमने कई बार अंदर जाने का प्रयास किया था, पीड़ित परिवार से बात करने की भी कोशिश की थी, लेकिन पूरी तरह से हम सबको रोक दिया गया। क्यों रोका जा रहा है अंदर, क्यों नहीं जाने दिया रहा है? बताइए क्यों नहीं जाने दिया जा रहा है अंदर? किसका आदेश पे आप रोक रहे हैं? आप देख रहे हैं किस पूरी तरह से सभी पुलिसकर्मी पूरी तरह से हुमेंग चैन बनाए हुए, सभी किसी भी तरह से मीडिया को अंदर जाने से रोका जा रहा है, नहीं जाने दिया रहा है। कल से ये पूरा माहौल बना हुआ है। पीड़ित परिवार के लगातार से वीडियो वायरल हो रहे थे। तो नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे सुमित जी, जो कि हाथरस से बराह रास्त तस्वीर तमाम भेज रहे हैं और किस तरह से वो दिखा रहे थे कि अंदर मीडिया को जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। लगातार इस पर नज़र बनी हुई है। उधर कांग्रेस लीडर अलकलांबा ने कहा कि यूपी सरकार शवाहिद को मिटाने और मुतासरा के अहल खाना को धमकाने का काम कर रही है। हाथरस में शुरू से ही मामले को दबाया गया और पुलिस बराबर झूठ बोलती रही, लोगों को गुमराह करती रही। केस को लेकर एडीजी ने कहा है कि हाथरस की बेटी के साथ रेप की घटना नहीं हुई थी। पूरे मामले पर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कांग्रेस नेता अलका लांबा। अलका जी, जो एडीजी हैं उनका कहना है कि जो जिस तरीके की जांच रिपोर्ट आई है उसमें रेप की कोई पुष्टि नहीं हुई है। देखिए, एडीजी हों, आईएएस अधिकारी शिशिर हों, डीएम हों, ये सब वही बयान दे रहे हैं जो अजय बिष्ट चाहते हैं, मुख्यमंत्री चाहते हैं। एडीजी कहते हैं पुष्टि हो गई है, बलात्कार नहीं हुआ, लेकिन पीड़िता का ऑन रिकॉर्ड जो वीडियो बयान है वो तो ये कहता है हुआ है, नंबर 1। नंबर 2, रेप होता है 14 सितंबर को और जो सैंपल है वो इकट्ठे किए जाते हैं 24 को। लगभग 10 दिन के बाद सैंपल इकट्ठे किए जाते हैं और आप उम्मीद करते हैं कि उन कपड़ों में, उन सैंपल में 10 दिन के बाद आप जब सो के जागेंगे तो आपको वो सैंपल में वो सबूत मिलेंगे। तीसरी
बात, निर्भया के दौरान ही आईपीएस की जो धारा है उसमें ये कह दिया गया था कि अगर पीड़िता कहती है बलात्कार हुआ है और बेशक कोशिश भी की गई हो, उसके प्राइवेट पार्ट्स को छूने की कोशिश भी की हो, उसे भी बलात्कार की श्रेणी में रखा जाएगा। तो इन सब से कैसे वो इनकार कर रहे, तो साफ बताता है कि अजय बिष्ट सरकार पूरी तरह से अपने अधिकारियों को, पुलिस और प्रशासन को आगे रखते हुए हर तरीके से इस मामले को दबाना चाहती है, रफा दफा करना चाहती है। परिवार को बंदी बना लिया गया है। पीड़िता का जो है वो सफदरजंग में देहांत हो जाता है और उसकी आनन फानन में 24 घंटे का भी इंतजार नहीं, रात को 3 बजे जाकर आप उसका अंतिम संस्कार उसके परिवार की अनुपस्थिति में बिना उनकी इच्छा के कर देते हैं। क्या जल्दी थी, क्यों नहीं आपने इंतजार किया कि एक और बार पोस्टमार्टम हो जाता है एम्स में? लेकिन अलका जी, जिस तरीके से निर्भया केस के दौरान बदलाव हुआ कि सीमेन का मिलान जरूरी नहीं है, तो फिर क्यों इस तरीके की चीजें आ रही है कि कहा जा रहा है कि रेप की पुष्टि नहीं हुई, जबकि बात तो ये थी कि गैंगरेप हुआ है जब शुरू से, जब केस सामने आया तो ये कहा जा रहा था। देखिए, मैं वही कह रही हूँ, शुक्राणुओं का मिलना ना मिलना ये कानून में लिखा हुआ है, लेकिन अब ये उस कानून को इसलिए नहीं पढ़ना चाह रहे हैं क्योंकि उस कानून को अगर पढ़ते हैं तो जिस गैंगरेप से ये इंकार कर रहे हैं वो गैंगरेप साबित हो जाएगा अगर उस कानून को। इसलिए उस धारा को ये सोचते हैं कि आपको और हमको कोई जागरूकता नहीं है, कोई सुन नहीं रहा, जो ये बोलेंगे यकीन कर लेंगे कि शुक्राणु नहीं मिले, सैंपल नहीं मिले जो 10 दिन के बाद आपने कोशिश की थी, तो इसलिए वो मामला ही नहीं बनता। ये आपकी नाकामी है। आप पहले दिन से, आप आगरा पुलिस का ट्वीट पढ़िए ना, जब ये अखबारों में खबर आई तो शिशिर आईएएस जो सीएम मुख्यालय बैठते हैं, उन्होंने ये कहा ये फर्जी झूठी खबर है। पूरी आगरा पुलिस ने ट्वीट कर दिया ऐसी कोई भी वारदात पूरे हाथरस क्या पूरे आगरा जिले में नहीं हुई है। और उसके बाद उन्होंने यहां तक धमकाया कि ये रिपोर्ट जो आप अखबारों में छाप रहे हैं, उठा रहे हैं, ये फर्जी हैं और फर्जी खबरें छापने पर 105 लोगों के खिलाफ एफआईआर हम कर चुके हैं, 26 को जेल भेज चुके हैं। यानी कि वो आपको डराना चाह रहे थे, लेकिन लोगों को हकीकत पता थी कि ये गैंगरेप हुआ है। बच्ची की जबान काटी गई, उसकी कमर की हड्डी, गर्दन की हड्डी तोड़ दी गई, उसे विकलांग, अपाहिज, अपंग बना दिया गया और उसके बावजूद आप सिर्फ अब ये कह रहे हैं कि बलात्कार तो हुआ ही नहीं है। तो मुझे लगता है बिल्कुल बचाने की कोशिश है। और किसे बचाने की कोशिश है? पूरे के पूरे अजय बिष्ट सरकार को बचाने की कोशिश है, सीएमओ मुख्यालय को बचाने की कोशिश है, क्योंकि शुरू से अंत तक जो अपराधी हैं वो किस समाज से आते हैं ये सबको आज पता है। तो मैं आपसे साफ कहूंगी, ये सब तरफ इशारा करता है कि पूरे इस मामले को सीएम जो आवास है खुद मुख्यमंत्री की निगरानी में शुरू से अंत तक रखा गया कि पूरी तरह इसको नष्ट कर दिया। अभी तो यहां तक डीएम कहते हुए परिवार को मिल रहे हैं, अरे कोरोना से मर जाती तो कुछ नहीं मिलता, अभी तो देखो कितना कुछ मिल रहा है। ये बेशर्मी नहीं, असंवेदनशीलता नहीं तो क्या है? आप बेटी की जबान को दिखा रहे कि देखिए करटी नहीं है, करटी होती तो बयान कैसे देती। कितनी असंवेदनशीलता है जिस तरह से भाजपा के नेता बयान दे रहे हैं। तो आपने देखा, ये थी हमारे साथ बात करने के लिए कांग्रेस नेता अलका लांबा, जिनका कहना है कि हाथरस केस में जिस तरीके से एडीजी का बयान सामने आया है ये उनकी असंवेदनशीलता को झलकाता है। कैमरा पर्सन गौरव के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। और इस वक्त की बेहद अहम खबर आपको दे दें, कांग्रेस लीडरों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कई गलतियां हैं। एफआईआर गलतियों का पुलिंदा करार दी जा रही है। एफआईआर में कई फाश गलतियां हैं, जैसे नोएडा पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा को प्रियंका गांधी की एहलिया बताया है। और अहम बात यह भी कि एफआईआर के मुताबिक राहुल गांधी अब भी हैं कांग्रेस सदर। हाथरस मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई थी कांग्रेस लीडरों के खिलाफ और इस एफआईआर में गलतियों का पुलिंदा इसको कहा जा रहा है। कांग्रेस लीडरों के खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कई फाश गलतियां हैं। नोएडा पुलिस ने रॉबर्ट वाड्रा को प्रियंका गांधी की एहलिया बताया। एफआईआर के मुताबिक राहुल गांधी अब भी कांग्रेस सदर हैं। आपको बताएं कि हाथरस मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई थी, कांग्रेस लीडरों के खिलाफ ये एफआईआर दर्ज की गई थी। कल जिस तरह से हमने पूरा दिन देखा था, हंगामों की नज़र हो गया था और उसके बाद लगातार इस मामले पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया था। ये भी खबर आई थी कि एफआईआर भी दर्ज की गई है प्रियंका गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ, और जो एफआईआर दर्ज की गई उसमें कई गलतियां सामने आई हैं। वहीं मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी का कहना है कि हाथरस केस के कसूरवारों को बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा कि राहुल और प्रियंका मुतासिरीन के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं।
आदित्यनाथ जी ने बहुत साफ कहा है कि इन वहशी दरिंदों को ऐसी सजा मिलेगी जो कि इस तरह के गुनाहगारों के लिए सबक होगी। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड। अब जहां तक सवाल है कि जो कुछ अभी ये भाई बहन कर रहे थे कांग्रेस पार्टी के फोटो फ्रेम में फिक्स फैमिली के लोग, वो क्या कर रहे थे? वो शुद्ध रूप से किस तरह से इस पूरे के पूरे मुद्दे पे, इस संवेदनशील मुद्दे पर, इतने सीरियस इशू पर नॉन सीरियस एक्ट था उनका। और ये पप्पू का गोलमाल और गप्पू का कैमरा कमाल था। अब जो पप्पू का गोलमाल और गप्पू का कैमरा कमाल आपने देखा होगा, कैमरा दिखाओ भाई, कैमरा लाओ भाई, मैं पैदल अकेले जाऊंगा, मैं दुकेले जाऊंगा, मैं पद यात्रा करूंगा, मैं क्रांतिकारी बनूंगा। तो मुझे जो दिखता है ना कि शुद्ध रूप से ये जो पप्पू का गोलमाल है और कैमरे का कमाल दिखाई पड़ रहा था, वो सब कुछ चीजें थी। जिस तरह से इतने संवेदनशील मुद्दे पर एक पिटी हुई पटकथा के आधार पर पॉलिटिकल पाखंड दिखाई पड़ा, वो सीरियसनेस नहीं थी इसमें। किसने जस्टिफाई किया? किसने कहा कि ये जो घटना है वो गलत है? किसने कहा उन गुनाहगारों को सजा नहीं मिलनी चाहिए? जो भी गुनाहगार होगा, इसमें जिसने भी ढिलाई बरती होगी, उसको सजा उत्तर प्रदेश की सरकार प्रभावी ढंग से देने की व्यवस्था कर ली है और कर रही है, जिसका कि रिजल्ट सामने आएगा। अब इनका ये जो है वो वहां पर लोगों के जख्मों पे मरहम नहीं बल्कि नमक छिड़कने जा रहे थे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और यूपी के वजीर सिद्धार्थनाथ सिंह ने इस पर क्या कुछ कहा है, आइए देखते हैं। अब ये है कि वो एक पर्यटन चल रहा है, तो उस पर्यटन में कांग्रेस गई। अब अनेक पार्टियां जाना चाहती हैं हाथरस की तरफ, तो पर्यटन में ये भी जाना चाहते हैं, तो उसका कोई राजनीतिक पहलू नहीं है या उनका कोई दृष्टिकोण है, बस ये दिखाना है, और टीवी है, आप लोग हैं, कि मैं भी हूं ना। तो टीएमसी वाले यही करने गए हैं कि मैं भी हूं ना, और उनके जो नेता लोग गए हैं उनके बारे में उनकी काबिलियत बहुत अच्छी है और वो पूरा वो कर रहे हैं, तो और कुछ नहीं है, मैं भी हूं ना। और वहीं हाथरस मामले में अजमेर यूथ कांग्रेस ने भी एहतजाज किया। कांग्रेस कारकुनान ने कसूरवारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया। उन्होंने यूपी हुकूमत के खिलाफ भी नारेबाजी की और वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का पुतला भी नजर आतिश किया। यूपी के हाथरस में भारत की एक बेटी मनीषा के साथ के अंदर गैंगरेप हुआ, उसको मारा गया, पीटा गया, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई, यहाँ तक कि वो गवाही ना दे सके, उसकी जबान काट दी गई। इन सब मामलों को लेकर के यूथ कांग्रेस के अंदर रोष है, भारत की जनता में रोष है। योगी सरकार जहां उन हत्यारों को फांसी के तख्ते तक पहुंचाना चाहिए था, उसके सबूतों को मिटाने के लिए रात के अंधेरे के अंदर वहां पे उसका शव जला दिया गया, उसके घर वालों को अंतिम संस्कार का मौका तक नहीं दिया गया। क्या ये योगी सरकार का इंसाफ था? क्या इसीलिए योगी सरकार और मोदी सरकार भारत के अंदर आए थे? आज यूथ कांग्रेस ने अजमेर के तमाम चौराहों के ऊपर पुतला जलाया है और साथ ही सांकेतिक यहाँ पे योगी सरकार का, उनके प्रशासन का और जो उनके चाटुकार, जो मीडिया वाले, जो गोदी मीडिया वाले, उनका पुतला जलाया है हमने। हाथरस इज्तिमाई इसमत-रेज़ी और कत्ल मामले को कुछ लोग ऑनर किलिंग का नाम भी दे रहे हैं। मुतासरा की मेडिकल रिपोर्ट आने के बाद मुलजिमीन के अहल खाना की हिमायत में आलाजात के अफराद खड़े हो गए हैं। उनका कहना है कि बेकसूरों को फंसाया जा रहा है, फौरी तौर पर इन्हें जेल से रिहा किया जाना चाहिए। उसके बाद राजनीतिकरण के कारण जो वाल्मीकि संगठन है, दलितों के जो संगठन है, उसके दबाव के कारण पुलिस प्रशासन ने 3 लोगों के नाम और रख दिए जो बिल्कुल निर्दोष हैं, जिसमें एक व्यक्ति कुछ तो ऐसा है जो पानी देने के लिए, पीड़िता को पानी देने के लिए गया था, जहां उसकी मां ने भी बयान दिया है, सारे चैनलों पर चल भी रहा है। यहाँ पे 3 निर्दोष सवर्ण समाज के बच्चों को फंसाया गया है, जिसकी अभी जांच हुई थी, उसमें भी रिपोर्ट क्लियर आ गई है कि वो लोग निर्दोष हैं, कोई बलात्कार नहीं हुआ है। फिर उन लोगों को अभी तक जेल में क्यों भेजा गया है? मांग रहे हैं सच्चाई की, सच्चाई जो है वो सामने आनी चाहिए, उजागर होनी चाहिए। मैं कहता हूँ लड़की की माँ और भाई पे
अगर पूछताछ की जाए ढंग से तो किस तरह की चीजें सामने आ सकती है? बिल्कुल, जो जैसे मारा है ना उन्होंने तो अपने आप बता देंगे किसने मारा। किसने मारा है? परिवारजनों ने मारा है? बिल्कुल, मेरे जैसे उन्होंने आक्षेप लगाया है इन बच्चों पे, निर्दोष पानी पिला रहे हैं और उल्टा ही उन पे दोषारोपण रोप रहे हैं वो। तो पुलिस की जांच इसमें सही नहीं हुई है। पुलिस बिल्कुल सही कर रही है अपनी जगह। वक्त एक ब्रेक का। हैदराबाद में एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक लड़की के साथ छेड़खानी करने वाले शख्स की लड़की ने अपनी बेल्ट से पिटाई कर रही। ये वीडियो गुज़िश्ता शाम का है। मकामी कंपनी बाग के आज़ाद पार्क में इवनिंग वॉक पर निकली लड़की के साथ वहां मौजूद एक शख्स ने छेड़खानी की, फ़िक्रे कसे। मुतासिर लड़की ने अपनी बेल्ट निकालकर उस शोहदे की बुरी तरह से पिटाई कर दी। शोर होने पर पार्क में मौजूद लोग जमा हो गए। बाग में मौजूद लोगों ने उस शख्स को पुलिस के हवाले किया। मसाजिद कमेटी के जरिए आइम्मा और मौज़नीन को तिब्बी सहूलियात और हेल्थ इंश्योरेंस दिए जाने के फैसले को आइम्मा और मौज़नीन ने तारीख़ी कदम से ताबीर किया है। आइम्मा और मौज़नीन का मानना है कि कोरोना के कहर में जहां सबकी माशी हालत खस्ता हो गई है, वहीं मामूली से इलाज पर बड़ी रकम सर्फ हो जाती है और ऐसे में मसाजिद कमेटी के जरिए सभी आइम्मा और मौज़नीन को मुफ्त तिब्बी सहूलियात मुहैया किए जाने का जितना भी खैर मक़दम किया जाए वो कम है। इस सिलसिले में भोपाल मस्जिद बैतुल मुकर्रम के इमाम और मुफ्ती फयाज आलम से हमारे नुमाइंदे ने खास बातचीत की। मसाजिद के आइम्मा और मुअज्जिनीन का इस्लामी माशरे में एक बड़ा अहम मर्तबा है, लेकिन हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा तंगहाली का शिकार वही रहते हैं। लोग बात तो इमाम की करते हैं लेकिन उनके मसाइल को हल करने की बात नहीं करते। मसाजिद कमेटी ने एक बड़ा कदम उठाते हुए आइम्मा और मुअज्जिनीन को तिब्बी सहूलियात, हेल्थ इंश्योरेंस देने का फैसला किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ मुफ्ती फयाज आलम साहब दोस्तों मौजूद हैं। आइए उनसे जानते हैं मुफ्ती साहब कितना अहम कदम है ये। अल्हम्दुलिल्लाह, मसाजिद कमेटी भोपाल की जानिब से रियासत भोपाल, सीहोर, रायसेन और भोपाल के तमाम इमाम मुअज्जिनीन के मुताल्लिक हेल्थ इंश्योरेंस का कदम, फ्री में इमाम मुअज्जिन का इलाज या जांच या इनके ख़ानदान के किसी फ़र्द का इलाज या जांच कराने की जो जिम्मेदारी मसाजिद कमेटी ने उठाई है, ये बहुत ही काबिल मुबारकबाद है ये कदम। और इसकी ज़रूरत इस दौर में, इस नाजुक दौर में बहुत ही ज़्यादा थी और इस कदम के ज़रिए से आइम्मा मुअज्जिनीन की बहुत ही ज़्यादा मदद होगी इंशाअल्लाह और इससे बहुत ही आसानी होगी आइम्मा मुअज्जिनीन के लिए। खबरों में इतना ही। आदाब।